हेलो दोस्तों, सोचिए एक क्लर्क जिसकी सैलरी 600 रुपए है और वो देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन जाता है। उसके पास 29 लग्जरी गाड़ियां थी, जिसमें एक लेक्सस भी थी, जिसकी बातें अनिल अंबानी तक सुनते थे। वो देश के पीएम पर 1 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा देता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये हर्षद मेहता की हकीकत थी। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग घोटाले की बात करते हैं, कोई ये नहीं बताता कि हर्षद मेहता ने सिस्टम के लूपहोल को कैसे ढूंढा, जिसे बड़े बड़े बैंक नहीं देख पाए। उसने एक ऐसा जासूस नेटवर्क तैयार किया जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उसका गुलाम बना दिया। आज के इस वीडियो में हम उसी कनेक्शन को डिकोड करेंगे जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं। हर्षद ने बाजार में कदम रखते ही ये समझ लिया था कि पैसा शेयर में नहीं, पैसा खबर में है। लेकिन खबर न्यूज़पेपर से नहीं, खबर कंपनी के अंदर से आती है और यहीं से खेल स्टार्ट होता है। हर्षद ने बड़ी बड़ी कंपनियों के यूनिक लीडर और डिस्पैच डिपार्टमेंट के छोटे क्लर्क को अपना जासूस बनाया। लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर किसी कंपनी का माल गोदाम से तेजी से बाहर निकल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में उसकी मांग बढ़ी है, तो उसका अगला प्रॉफिट जबरदस्त होगा। ये डेटा ऑफिशियली 3 महीने बाद बैलेंस शीट में आता। लेकिन हर्षद को डेली पता होता था। वो इन क्लर्क को पैसे देकर डेली डिस्पैच रजिस्टर की कॉपी मंगवाता था। जब दुनिया सो रही होती उसी टाइम हर्षद मेहता कंपनियों के डेटा का एनालिसिस करके शेयर खरीद चुका होता है। इसे ही कहते हैं इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, जहां आपके पास वो सच है जो बाजार से 3 कदम आगे है। हर्षद का सबसे बड़ा शिकार बना एचईसी सीमेंट। ये वो केस स्टडी है जिसे आज भी मैनेजमेंट कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। लेकिन कैसे? क्या कंपनी में रातों रात चमत्कार हुआ? नहीं। यहाँ हर्षद ने दुनिया को नई थ्योरी दी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। उसने तर्क दिया कि अगर आज आपको एसीसी के जैसी नई फैक्ट्री लगानी है तो जमीन और मशीनरी लाइसेंस का खर्चा इतना होगा कि उसकी वैल्यू बाजार में मौजूद शेयर से कहीं ज्यादा होगी। लोगों को ये लॉजिक इंटेलिजेंट लगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। हर्षद बैंकों से कई सौ करोड़ रुपए उठाता और उनको 1 या 2 शेयर में ही पंप करता। जब बाजार में शेयर की सप्लाई कम हो गई और सारा माल खुद खरीद लिया तो कीमत तो बढ़नी तय थी। ये कोई आर्थिक विकास नहीं, ये आर्टिफिशियल कमी थी। हर्षद ने एसीसी के साथ ही नहीं, अपोलो टायर और टाटा टी जैसे शेयर के साथ भी यही खेल खेला था। अब हर्षद मेहता के पास खबर तो थी, लेकिन उसे चाहिए था मोटा पैसा, और ये पैसा मिला उसे मनी मार्केट से। यहाँ हर्षद ने एक ऐसा लूपहोल निकाला जिसे द सर्कुलर रोटेशन कहते हैं। उस टाइम बैंकों के बीच लेन देन के लिए बैंक रसीद का इस्तेमाल होता था, जो सिर्फ एक कागज का वादा था। हर्षद ने छोटे बैंकों के ऑफिसरों को रिश्वत देकर डुप्लीकेट रसीद बनवा ली और यहीं से कनेक्शन जुड़ता है। हर्षद एक ही रसीद को 10 अलग अलग बैंकों में दिखाता था। बैंक अपनी रसीद का वेरिफिकेशन 15 दिन के बाद करते थे। वो 15 दिन के लिए बैंक ए से पैसे उठाता और बाजार में पंप करता, और इससे पहले कि बैंक ए अपनी रसीद वापस मांगता, वो बैंक बी से उसी रसीद पर पैसा उठाता और बैंक ए का कर्जा निपटा देता। ये एक पंजी स्कीम की तरह काम करता था, जहां पैसा तो बैंक का होता था, रिस्क जनता का और मुनाफा सिर्फ हर्षद मेहता का होता था। हर्षद ने बैंक की उस 15 दिन के वेरिफिकेशन विंडो को ही अपना सबसे बड़ा सोचा समझा हथियार बनाया। सबसे बड़ा सवाल, क्या बैंक बेवकूफ थे? नहीं, बैंकों की चुप्पी के पीछे शुद्ध मुनाफाखोरी थी। उस टाइम बैंकों को अपना पैसा सरकार के बॉन्ड्स में रखना होता था, जिस पर सरकार बहुत कम ब्याज देती थी। हर्षद ने बैंकों को रेडी फॉरवर्ड डील का लालच दिया और बैंकों से कहता था कि आप मुझे अपना पैसा कुछ दिनों के लिए दो, मैं आपको उस पर सरकारी ब्याज से 10-15% ज्यादा रिटर्न दूंगा। यहाँ साइकोलॉजी देखो। बैंकों के ऑफिसरों के पास अपनी बैलेंस शीट को रातों रात चमकाने का एक सुनहरा मौका था। हर्षद बैंक को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि फेक परफॉर्मेंस भी दे रहा था, जिसके चक्कर में उन्होंने अपनी बैंक रसीद को बारीकी से जांचना बंद कर दिया। घोटाले का खुलासा और लापता हजारों करोड़, एक्सपोज फ्रॉड। इस घोटाले का खुलासा किसी सरकारी ऑडिट से नहीं बल्कि एक महिला पत्रकार सुचेता दलाल की पैनी नजर से हुआ था। उन्हें खबर मिली कि एसबीआई के खाते में बहुत बड़ा लूपहोल है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला हर्षद मेहता ने जो एसबीआई से पैसा लिया था और उसके बदले में जो रसीद दी थी ना, वो एक रद्दी कागज था। जब जानकी रमन कमेटी ने जांच की तो सामने आया ये सिर्फ एसबीआई तक ही सीमित नहीं बल्कि नेशनल हाउसिंग बैंक और यूको बैंक। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि हर्षद के साथ विदेशी बैंक भी शामिल थे। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एएनजेड ग्रीन रिलेज। देशी और विदेशी बैंकों का कुल मिलाकर 4024 करोड़ रुपए गायब थे। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 30,000 करोड़ का घाटा था। हर्षद एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में रोटेट कर रहा था। लेकिन जब ये ताश का महल गिरना स्टार्ट हुआ ना, तो हर्षद मेहता ने अपना सबसे खतरनाक पत्ता खेला। 16 जून 1993 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उसने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया। लोग पूछते हैं कि उसने प्रधानमंत्री का ही नाम क्यों लिया।
पॉइंट समझिए, हर्षद जानता था कि वो अकेला नहीं डूबेगा। उसके साथ कई बैंक अधिकारी और नेता भी शामिल थे। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना ये कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। वो सिस्टम को मैसेज दे रहा था कि अगर मैं जेल गया ना तो सत्ता के गलियारे के सारे राज खोल दूंगा। उसने 1 करोड़ का सूटकेस दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है, लेकिन लास्ट में सिस्टम ने अपने सबसे बड़े गवाह को ही मिटा दिया। हर्षद मेहता की मौत 31 दिसंबर 2001 को हार्ट अटैक पड़ने से हुई, लेकिन उसने 47 साल की उम्र में ये सब कर दिखाया। साल 1991 के एलपीजी सुधार, हर्षद मेहता के पास परफेक्ट टाइमिंग थी। खजाना खाली था, सोना गिरवी रखा हुआ और दिवालिया होने से बचने के लिए आईएमएफ की शर्तों पर 1991 में भारत ने एलपीजी अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। सरकार ने शेयर बाजार को छूट तो दे दी, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन अभी भी पुराने जमाने के थे। बैंक के पास एग्जैक्ट कैश तो था, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण हर्षद मेहता ने इसी कमजोरी को अपना फायदा बना लिया। जहां नियम तो बदल रहे थे, लेकिन रेगुलेशन बहुत ढीले थे। हर्षद ने सिस्टम का दरवाजा तोड़ा और सरकार ने उसी मलबे से 1992 में सेबी और एनएसई पहाड़ जैसी दीवार खड़ी कर दी। जिस फ्रॉड को हर्षद 15 दिन तक छुपा लेता था, उस फ्रॉड को ट्रैक करने में 15 सेकंड भी नहीं लगती। आज 2026 में हमें लगता है कि सब कुछ डिजिटल है तो सुरक्षित है, लेकिन दोस्तों आज का स्कैम आदमी नहीं एल्गोरिदम है। आज व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वही जासूसी नेटवर्क डिजिटल ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। आज भी पंप एंड डंप वैसे ही होते हैं, बस अब सूटकेस की जगह क्रिप्टो और डिजिटल वॉलेट ने ले ली है। हर्षद मेहता की लाइफ का सबसे बड़ा सबक ये है, अगर लालच जानकारी पर हावी हो जाए तो अंत ऐसा ही होता है। बाजार में शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं। अगर आपको अंदर की कोई खबर दे रहा है तो याद रखिए आप उस शिकारी का शिकार हो जो आपको कुछ मिनटों में सड़क पर ला सकता है। इसीलिए कहते हैं सेफ इन्वेस्ट करो और लालच से बचो। अगर आपको ये इम्पार्टेंट एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें और अपने खास को शेयर करें। सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।